ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमारा मेन टारगेट पता है क्या होना चाहिए, थर्मोकेमिस्ट्री। तो मेन फिर वही सेम कि जब फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो मैक्सिमम कलेक्शन करो फॉर्मूलों का, मैक्सिमम कलेक्शन होना चाहिए फॉर्मूलों का। तो शुरू कर लूं भी चैप्टर में। चलो, आज डाउट क्लास तो मेरे पास आई नहीं लिखी हुई ना। हाँ जी, थर्मो। हाँ, मैं कह देता हूँ उनको ना, लगा दो आज, ताकि हम पेपर के डाउट ले ले, है ना। लो जी, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, थर्मो टेम्परेचर मूवमेंट। क्लियर है। तो यहां आपको बड़ी सिंपल सी बात बोलनी है कि जो हीट का इंटर कन्वर्जेंस है, क्लियर, हीट के जो इंटर कन्वर्जेंस है, क्लियर, वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल, आपके पास वो बहुत बढ़िया चैप्टर आपने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। क्लियर, ऐसे 50 फॉर्म हो सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में अभी भी हैं। और वैसे बताऊं, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इज द वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स ने सारा स्टडी किस पे किया था, थर्मो पे। और सारी की सारी एम्पेरिकल है, सारी की सारी थर्मोडायनेमिक्स एम्पेरिकल है। तो हीट इंटरकन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैनी मोर, ऐसे 50 एग्जाम्पल है। मैं आपसे बात भी कर रहा हूं ना, तो एक हीट के फॉर्म का दूसरे हीट के फॉर्म में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इन सब का स्टडी। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिलेशंस, इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिलेशंस। ठीक है जी, क्वांटिटेटिव रिलेशन का मतलब आप समझो कि मैं आपको थोड़ी देर में एक फॉर्मूला दूंगा वर्क का, इरिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का। क्लियर ना। इसके अलावा मैं आपको एंथैल्पी का फॉर्मूला दूंगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला दूंगा। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशंस है, क्लियर, ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज, क्लियर है। तो इनको भी हम लोगों ने क्या बोल दिया है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही इसका पार्ट मान लिया है। क्लियर। तो इतनी बात अगर आपके दिमाग में उतरती है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ क्या रहे हैं, क्लियर, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिलेशंस ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज। क्लियर। तो उसको हमने क्या बोल दिया, थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी मैं चाहता हूं इसके अंदर ना हम टर्मिनोलॉजी को पकड़े, टर्म्स को। ठीक है जी, डिफरेंट टर्म्स को पकड़े, टर्मिनोलॉजी को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है सिस्टम। कुछ ज्यादा तामझाम करने की नीड नहीं है। क्लियर। जिसको आपने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सेलेक्ट किया है, मैं भी हूं, आप भी हो सकते हो। क्लियर। हम सारे मिलकर हो सकते हैं और कोई हमें स्टडी कर रहा है, उसको आपने क्या बोल दिया, सिस्टम बोल दिया है। सिस्टम क्या हुआ, जिसको आपने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज किया हुआ है, जिसको आपने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज किया हुआ है, उसको आपने क्या बोल दिया, सिस्टम। और सिस्टम का फर्दर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सचेंज। हर क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस होता है। एक्सचेंज किसका जी, हीट का एक्सचेंज, मास का एक्सचेंज। हीट और मास के एक्सचेंज के बेसिस पे गलती से भी मिस मत करना। क्लियर। नुकसान में तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होएगा नहीं जब तक थर्मोकेमिस्ट्री शुरू नहीं होती। क्लियर ना। लेकिन अच्छा है कि हम आरपीएस असाइनमेंट तो कम से कम ढंग से कर पाए ना। तो एक्सचेंज के बेसिस पे सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया। वो मेरे पास एक ओपन सिस्टम है, दूसरा मेरे पास क्लोज सिस्टम है, तीसरा मेरे पास क्लोज के बाद आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसके तुम थोड़े से हैबिचुअल पहले से हो। आइसोलेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, जोड़ना, घटाना, जानते हो ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, वही आइसोलेटेड मतलब है। ओपन का मतलब पता है क्या हुआ बच्चे, मास का और हीट का दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो। जैसे कि आपके पास एक चाय का कप पड़ा है, ठीक है, आपके पास चाय का कप पड़ा है, उस चाय से ये वेपर्स बाहर आ रहे हैं। ओके। और अब देखो सर्दियां चल रही हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये वेपर के फॉर्म में तो मास का मैं लॉस नहीं बोलता, एक्सचेंज बोलता हूं। और इस कंडक्टर वॉल की हेल्प से हीट का एक्सचेंज किया। मान लो चाहे गरम गरम है,
क्लियर, 70-80-100 डिग्री के आसपास की है, तो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे 8-10 डिग्री के आसपास आ जाएगी, जितना आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर है। तो मास का और हीट का एक्सचेंज चल पड़ा, तो आपने इसको क्या बोल दिया, ओपन सिस्टम। हाँ, अगर मास का एक्सचेंज हम बंद कर दें और कंडक्टर वॉल की हेल्प से हीट का एक्सचेंज अब भी चलता रहे, लो जी, इसको ढक दो, चाय के कप को ढक दो, चाय के कप को ढक दो, ठीक है जी। और जैसे ही चाय के कप को आपने ढक दिया, तो ये हीट का एक्सचेंज तो कर रहा है, हीट का एक्सचेंज तो कर रहा है, हीट का एक्सचेंज तो कर, ठंडा तो होएगा भाई, देर से ठंडा होएगा, लेकिन मास का एक्सचेंज टोटली इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अगर आप लोग सुन पा रहे हो मेरी बात को, मास हीट दोनों का एक्सचेंज, और बच्चे देखो ना, 5-7-10 चैप्टर जितने भी हमने कर लिए हैं, इससे एक सीन तो बना होगा। अगर आप क्लास में सुनते हो तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, और लर्निंग भी होती है, क्लियर। तो हीट का और मास का एक्सचेंज, सुनते रहो मेरी बातों को ध्यान से। तो आपने इस बार पता है क्या किया, एक ऐसा कंटेनर लिया, एक ऐसा कंटेनर लिया जो प्योरली इंसुलेटर था, प्योरली इंसुलेटर। इंसुलेटर समझते हो ना बच्चे, हीट इंसुलेटर, जिसने हीट को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने नहीं देना। इसमें आप लोगों ने गर्म पानी भर लिया, ठंडा पानी भर लिया, जो भी भर लिया, क्लियर। मान लो हॉट वाटर भर लिया, थर्मस मान लो ना बच्चे, आइडियल थर्मस, क्लियर। तो हीट का भी और मास का भी, दोनों का एक्सचेंज जब बंद हो गया, हीट का भी और मास का भी, दोनों का एक्सचेंज बंद हो गया, तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया, दैट इज द इंसुलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम। इतनी बात अगर आपके दिमाग में बैठी हो तो जल्दी से 30 सेकंड में रिवीजन मारो। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, पक्की बात। कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। चलो जी, ये पेज, चलो जी, नेक्स्ट मेरे पास नंबर 2, सिस्टम के बाद ध्यान से सुनना बच्चे, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, दैट इज द सराउंडिंग्स। और इसी से मिलता जुलता तीसरा वर्ड, बाउंड्री, ठीक है। ज्यादा तामझाम नहीं करना होता, बस सीखना है। वर्ड जब जब आएगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि सराउंडिंग क्या, सिस्टम क्या, बाउंड्री क्या। और इसी से मिलता जुलता वर्ड एक और फाइनल है, दैट इज द यूनिवर्स। तो सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, ध्यान से सुनना। मेरे पास यूनिवर्स, मैं इन तीनों को सिस्टम के साथ मिला के देखता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा यूनिवर्स, ठीक है, यहां मैंने लिखा सिस्टम, और जानबूझकर बीच में पता है क्या लिख दिया, बाउंड्री, और फाइनल क्या लिख दिया, सराउंडिंग्स, ठीक है जी। अब जो मैंने लिखा ना उसको समझो, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग जो करे, आपकी आपको सराउंडिंग से, सिंपल, हम लोग बैठे हैं ना अभी, क्लियर। लैपटॉप मेरे से अलग है, ग्राफिक पैड मेरे से अलग है, पेन मेरे से अलग है, जो मेरे को पेन से अलग कर रहा है वो मेरी स्किन है, ये मेरी बाउंड्री है। बलून सोच लो, बलून सोच लो, बलून रबर का बना हुआ है, तो रबर उसको सराउंडिंग से अलग कर रही है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो दोनों को अलग कर दे, उसको आपने क्या नाम दे दिया, बाउंड्री। बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, क्लियर। बाउंड्री कई टाइप की हो सकती है। बलून की बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, आपकी स्किन भी फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक थर्मस में रखा हुआ पानी, तो थर्मस की बाउंड्री रिजिड है, और ये फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों रियल है। डिफरेंट स्फीयर्स को, हमारे एनवायरमेंट को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है ना हम लोगों ने, तो वो हाइपोथेटिकल, एक 0 से 40 इतना, 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर इतना, 80 से 160, ये वाला पर्टिकुलर आ गया, तो वो हाइपोथेटिकल है। तो जो सिस्टम को सराउंडिंग को सिस्टम से अलग कर दे, उसको बाउंड्री बोल रहे हो। और अब मैं जो बात आपसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिस्टम एंड बाउंड्री रिमेनिंग, कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा काम करवा दिया मैंने। एक्सेप्ट सिस्टम एंड बाउंड्री रिमेनिंग इज नोन एज द सराउंडिंग्स। शायद दिमाग में बैठा हो ना,
मुझे लगा पन्ने क्यों भरवाऊं जब आपको बात समझ में आ सकती है। सिस्टम्स बाउंड्री को छोड़कर बाकी जो बचा उसको आपने क्या बोल दिया, सराउंडिंग्स। और अगर इन चारों को मिला, तीनों को मिला ले, सिस्टम प्लस बाउंड्री प्लस सराउंडिंग्स, तो क्या बन गया बच्चे, यूनिवर्स। शायद अब दिमाग में सेट हो गया हो कि बाउंड्री क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है। चलो जी, इतनी बात समझ में आने के बाद क्लियर, मैं नेक्स्ट टर्म पे जा रहा हूं जिसमें मेरे पास अब थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, मैं टर्म्स सीख रहा हूं, बिना इन टर्म्स को सीखे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, अब तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि टीचर ने ऐसी बात हमसे कर रखी है। क्लियर। एक आपके पास है एक्सटेंसिव, याद आया कुछ? दूसरी आपके पास है इंटेंसिव। और मैंने इसको करने का बड़ा आसान तरीका बताया था आपको। क्लियर। और इस पे मुझे लगाना पड़ेगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो मैंने क्या कहा, एक्सटेंसिव मतलब क्या, जो मास डिपेंडेंट हो और नेचर इंडिपेंडेंट हो। नाम देखो ना बच्चे, एक्सटेंशन हो सकता हो जिसके अंदर, एक्सटेंसिव। लेकिन मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका इसका और बताया, क्या, जिसके अंदर डिवीजन हो सकते हो। क्लियर है, जो मेरे पास डिवीजन हो सकते हो, जिसके अंदर डिवीजन आसान तरीका होता है। एग्जाम में बैठो, याद कर, भूल गए यार, 10 याद करके गए थे, कुछ नहीं, टुकड़े करके देख लो, टुकड़े करके देख लो, टुकड़े हो रहे हैं क्या, हाँ हो रहे हैं, तो पक्का वो एक्सटेंसिव है। और अगर मैं इंटेंसिव की बात करूं, तो मास पर डिपेंडेंसी ना हो, नेचर पे जिसकी डिपेंडेंसी हो जाए, उसको आपने क्या बोल देना, इंटेंसिव। तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारा एमपी, तुम्हारा बीपी, तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम्हारी डेंसिटी, क्लियर, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज तुम पढ़ते हो सारी की सारी कैसी हैं, इंटेंसिव। तुम्हारा पिछले चैप्टर का ई नोट, इनमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इनमें तुम जितने भी डिवीजन करोगे, इन भाई साहब पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम क्या सच में क्लास के अंदर ही हो? वेरी गुड। चलो जी, तो सबसे पहले हम यहां मास के बारे में सीख लें। मास का डिवीजन पॉसिबल है, 1 किलो के टुकड़े कर दो 4, सबके पास 250 250 250 आ गया। वॉल्यूम के टुकड़े कर दो, क्लियर, 1 लीटर चाय बनाओ घर में, सबको बांट दो तो 100 100 ml बट गई, 100 100 ml, सबके पास एक एक लीटर थोड़ी गई। क्लियर। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसके अलावा हमारे इस चैप्टर के स्टार, ई, मैंने एक कोड बनाया था उसका, ई जी एस एच, इजी एस एच, ई फॉर इंटरनल एनर्जी, जी फॉर गिब्स एनर्जी, एस फॉर एंट्रोपी, एच फॉर द एंथैल्पी। एंथैल्पी, ये चारों चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चारों हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मास वॉल्यूम ईजीएसएच, मास वॉल्यूम ईजीएसएच, थोड़ा इधर चले, एमपी, बीपी, क्लियर, टेम्परेचर, प्रेशर, ई, ई फोर, यहां एसआरपी लिख देता हूं इसको, या आरपी एसआरपी, ओपी अपने आप उल्टा कर लेना। क्लियर। डेंसिटी, आपको शायद पहले भी बताया था, पानी की डेंसिटी आपके पास 1 ग्राम पर सीसी है। क्लियर। आपने एक बकेट पानी का भर लिया आपके वाटर टैंक से 500 लीटर, 500 लीटर से 20 लीटर निकाल लिया। अब ये जो पानी आपके पास आया, वो उसकी डेंसिटी आपके पास 1/500 में से इंटू 20 कर देना, क्या ये होएगा? डेंसिटी तो वही रहेगी ना बच्चे। क्लियर। अब मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे आसपास, जैसे मैं बैठा हूं और आप बैठे हो, हमारे आसपास का प्रेशर 1 atm है, 1 एटमोस्फियर। और कल परसों हमारे इसी कमरे के अंदर एक दीवार डाल दें, तो दोनों तरफ आधा आधा एटीएम हो गया। अच्छा, इस कमरे का टेम्परेचर मान लो भी 8 डिग्री है, तो बीच में डिवीजन डाल दे, 4 4 डिग्री हो गया दोनों तरफ। और मान लो एक कमरे में 10 डिवीजन डाल दिए, और फिर मान लो 8 डिग्री था, तो मतलब 0 से नीचे चला गया टेम्परेचर, इज इट?
वही कह रहा हूं कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, बीपी का, एमपी का, एसआरपी का, आरपी का, डेंसिटी का, ऐसी पचासों चीजें और है, चेक करते चले जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ जी, एसआरपी और आरपी दोनों ना। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन की सारी टर्म्स, कौन सा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब मैं तो बीसों बार एग्जांपल देता हूं। क्लियर? इसमें तो ये चाहिए होता है कि कोई बच्चा गलती से लेबोरेटरी में गया हो। अगर आप कभी गलती से लेबोरेटरी में गए हो तो टीचर ने वहां ना एक KMnO4 का सोल्यूशन बनाया होता है 5 लीटर मटका भर के। पिंक वॉलेट कलर का, पर्पल कलर का, कॉन्सेंट्रेशन N/10। जैसे 20 बच्चे लेबोरेटरी में एंटर किए, सबको 200 300 300 ml 100 ml बांट दिया। तो जैसे 200 300 ml 100 ml बांटा आपको, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज थोड़ी हो गई, N/10 नहीं रही। और फिर कॉपी में क्वेश्चन लिखवाता है, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखो कॉपी में, N/10, यू हैव द N/10 100 ml। आप बोलो आपने भी N/10 बनाया, हमें भी N/10 दिया। क्लियर? आपने कहा वॉल्यूम के टुकड़े हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टुकड़े नहीं हुए। कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी। सो कॉन्सेंट्रेशन डिविजिबल नहीं है, इंटेंसिव है। जबकि यहां अगर मैं बात करूं किसकी, मास की, वॉल्यूम की, EGSH की, मोल की। क्लियर? एक और मुझे याद आ रहा है, हीट कैपेसिटी। सुना होगा नाम हीट कैपेसिटी, तुम्हारी फिजिक्स में तो ज्यादा डिस्कशन होता है इसका, CP/CV। हमारे यहाँ तो केमिस्ट्री में डिस्कशन तक नहीं है इसका, हीट कैपेसिटी। और अगर मैं किसी टर्म को, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, अगर मैं किसी को मोलर बना दूं तो पर मोल फिक्स हो गया। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर पर मोल फिक्स होगी ना बच्चे, मोलर हीट कैपेसिटी। या इसकी जगह पे मेरे पास स्पेसिफिक हीट, नाम सुना होगा आपने कभी गलती से, ये पर ग्राम होती है। मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल है, स्पेसिफिक हीट पर ग्राम है। अगर किसी का मास फिक्स कर दो तो मास डिपेंडेंसी रही नहीं उसकी, वो अब डिवीजन नहीं, क्योंकि फिक्स है 1 ग्राम के लिए, 1 मोल के लिए। तो कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव। इसीलिए एक बड़ी बढ़िया सी बात निकल कर आती है, इसे रेड पेन से लिख रहा हूं। अगर रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उठा रहा हूं, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उठा रहा हूं, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उठा रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। ठीक है जी? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, डेंसिटी। ठीक है जी? तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम। तो मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, डेंसिटी आपके पास क्या हो गई है, इंटेंसिव। तो इसीलिए समझो दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या निकलेगा, इंटेंसिव। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया हीट कैपेसिटी, ऊपर मैंने लिख दिया हीट कैपेसिटी, यहां मैंने लिख दिया मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल। तो हीट कैपेसिटी इटसेल्फ एक्स, और मोल इटसेल्फ एक्स। और जो हीट, मोल हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी बनी, वो क्या बन गई, इंटेंसिव। देखो भाई, इसमें कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है जी? EGSH का मतलब आपको पता चल ही गया है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक था, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अब मैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से मूव करते हुए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से मूव करते हुए थर्मोडायनेमिक फंक्शंस पे जा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस पे। ये हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, इन टर्मिनोलॉजी के बगैर, इन टर्म्स के बगैर चैप्टर नहीं चलेगा। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस मेरे पास, अगेन, एक मेरे पास है पाथ फंक्शन, एक मेरे पास है स्टेट फंक्शन।
और मैं इसमें केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया सा रूल लगाता हूं। जो कम है उसको याद कर लो, बाकी जो बच जाए स्टेट फंक्शन में डाल देना, दूसरी कैटेगरी में डाल देना। जो पाथ फंक्शन मेरे पास है, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे सिर्फ दो ही हैं, वर्क एंड हीट। और इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, कैसे पता है? जब आप पीवी के ग्राफ बनाते हो, पी वर्सेस वी के ग्राफ बनाते हो, तो हमारी केमिस्ट्री की बुक्स में भी है, लेकिन क्वेश्चन हमने लीस्ट पूछे हुए। क्लियर? देखो, इसका एरिया क्लियर, और अगर इसी को आप लोगों ने कुछ इस तरीके से बना दिया, क्लियर, इस तरीके से, तो इसका एरिया P वर्सेस V के ग्राफ जो हम बनाएंगे, उसमें जो मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, मुझे जो ये मैं आपको ग्राफ बना के दे रहा हूं ना, इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं आपके दिमाग में क्या बात डालना चाहता हूं कि वर्क डिपेंडेंट ऑन द पाथ, हम किस रास्ते से गए हैं उस पे डिपेंडेंसी जिस थर्मोडायनेमिक फंक्शन की हो जाए, उसको बोल देते हैं पाथ फंक्शन। और स्टेट फंक्शन उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, फर्स्ट, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे ही। जो डिपेंडेंट हो, जो डिपेंडेंट हो, जो पूरी तरह से पाथ से फ्री हो जाए, जो पूरी तरह से पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसको आप क्या बोल दोगे? दैट इज नोन एज द स्टेट फंक्शन। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट, ये दोनों पाथ फंक्शन है। बाकी दुनिया में जितने भी बच गए, डेल्टा ई, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, जो तुम्हारे दिमाग में आए, रिमेनिंग ऑल। मैं कहता हूं इसको याद करने क्यों बैठ रहे हो भाई, इसको याद करने क्यों बैठ रहे हो? रिमेनिंग ऑल एक्सेप्ट वर्क एंड हीट, रिमेनिंग ऑल आर द स्टेट फंक्शन। सिर्फ इन दोनों के अलावा जितने भी बच गए, वो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। इवन इसी को लेकर हमारी केमिस्ट्री में एक हमें स्पेशल काम दिया गया है। हमारी केमिस्ट्री में स्पेशल हमें काम दिया गया है क्या, कि वर्क एंड हीट को हम स्मॉल लेटर्स, मतलब लोअर केस ऑफ द अल्फाबेट से लिखेंगे। जैसे वर्क को लिखने का डब्ल्यू है, वर्क को लिखने का तरीका स्मॉल डब्ल्यू है, क्लियर ना? और हीट को लिखने का तरीका स्मॉल क्यू है। लेकिन मैक्सिमम बुक्स इसको फॉलो कर नहीं रही हैं। हमारी केमिस्ट्री की बुक्स में साफ लिखा हुआ है, यू शुड राइट विद लोअर केस, किसको? पाथ फंक्शन। और जितने भी स्टेट फंक्शन है जो फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर ना, उसको बोलते हैं आप लोग कैपिटल। यानी आप अगर इंटरनल एनर्जी को लिखने जा रहे हो तो कैपिटल ई से लिखो, और अगर आप एंथैल्पी को लिखने जा रहे हो तो कैपिटल एच से लिखो। जिसको देखकर बच्चे को समझ में आ जाए, जिसको देखकर किसी भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि मैं अगर कैपिटल लेटर लिख रहा हूं, अगर मैं अपर केस ऑफ द अल्फाबेट लिख रहा हूं, तो पक्का वो स्टेट फंक्शन है। और एक बात और बता दूं, चेंज को लिखने का तरीका डेल्टा है। यहां अगर चेंज लिखते हो ना आप, तो चेंज को लिखने का तरीका डेल्टा। और शायद आपको पता होगा, हम लार्ज चेंज को डेल्टा से और स्मॉल चेंज को हम किससे शो करते हैं? इसको हम जैसे पता क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, या क्या लिखेंगे, डी क्यू। लेकिन कभी इनके साथ ना डेल्टा सिंबल यूज नहीं करेंगे। कोई गलती से बुक यूज कर रही हो, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड है कि चेंज आप किससे लिखोगे, डेल डब्ल्यू, डेल क्यू, लेकिन यहां किससे लिखोगे? डेल्टा से। ये इंस्ट्रक्शंस इन द केमिस्ट्री है फॉर थर्मोडायनेमिक्स। कुल मिलाकर इस पूरे पेज का अगर मैं एक्सट्रैक्ट निकालूं तो 3 सेकंड का है सिर्फ। वर्क, हीट, पाथ फंक्शन, रिमेनिंग ऑल आर स्टेट फंक्शन, कहानी खत्म। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, सीधा हिट मार के आना है। ओनली 3 सेकंड रिवीजन। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ जी, 2 सेकंड। हाँ एग्जैक्टली बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स तो है ही बड़ा आसान बच्चे। एक दिन में ना ये चैप्टर हो जाता है। हमें 5 लेक्चर दिए, तो मैं चाहता हूँ ना 3 में खत्म हो जाइए, आजकल परसों में। और एक फिर जो छुट्टी मिलेगी ना हमें, उसमें अगर डाउट डे लगता है तो, और अगले 2 दिन में इसके क्वेश्चन हो जाए।
चलो जी, नेक्स्ट मेरे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, फंक्शन हो चुका है, क्लियर। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मैं अगले पेज पे लिखता हूं इसको। प्रोसेस का मतलब पता है क्या होता है? ड्यूरिंग द चेंज कंडीशंस, मतलब कंडीशंस की बात कर रहा है। कंडीशंस, कोई पूछे ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या, अब बोलो कंडीशंस ड्यूरिंग द चेंज। कोई चेंज जब हो रहा हो ना, कोई थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा हो ना, तो उस टाइम पे जो कंडीशन हमने रखी है, कंडीशन प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, हाँ, उसको बोलते हो आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लो जी, यहां लिखा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसको पढ़ के हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। देखते ही तुम कहोगे सर ये तो बड़ी आसान सी बातें कर ली आपने। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, क्लियर है। आइसोथर्मल, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो, शायद याद हो इसमें हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, है ना। कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, क्लियर, डेल्टा पी जीरो। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, क्लियर। और फिजिक्स में सीखते हो साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर। और यहां बच्चे मैक्सिमम हाँ बोलते हैं, जिसका नाम मैं लेने वाला हूं। कार्नोट साइकिल पढ़ते हो ना, कार्नोट साइकिल, क्लियर। वहां वो साइक्लिक प्रोसेस है, इनिशियल कंडीशंस से चलते हुए कंडीशंस बदलती जा रही हैं। बिल्कुल, जब तुम एंड करोगे तो कंडीशंस सेम होनी चाहिए। बिल्कुल, सब कुछ जीरो हो गया क्योंकि वहीं पहुंच गए ना वापिस। P1, P1, P4 वापिस उसी कंडीशन में पहुंच गए हो, तो सब कुछ ही जीरो हो गया। यहां पर डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी। साइक्लिक में इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल है, जिसका नाम ही साइक्लिक है, दुनिया गोल है। साइक्लिक दुनिया गोल है, इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल। क्लियर होगी बात, जिसको हम अपनी केमिस्ट्री में लीस्ट पढ़ते हैं, एडियाबेटिक, क्लियर। यहां डेल्टा क्यू की जगह पर डी क्यू लिख रहा हूं, प्रिकॉशनरी, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में ये वैलिड है नहीं। फिर भी आपको अगर डेल्टा क्यू लिखा मिलता है तो डरना मत, आप समझ लेना कि ये अनजाने पर में लिख दिया, इसका मतलब डी क्यू ही है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर जीरो। अपने पड़ोसियों से हीट का एक्सचेंज बंद कर दिया है, एक्सचेंज ऑफ हीट अगर है भी, इसको थोड़ा वर्ड सुधारता हूं मैं, चेंज, नेट चेंज आपके पास क्या हो गया है, जीरो। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मतलब स्टॉप द हीट, एडियाबेटिक स्टॉप द हीट। इसमें तुम्हारे पास जो वोल्स होंगी ना बच्चे, वो क्या होंगी, इंसुलेटर। एडियाबेटिक का लिटरल मतलब समझ में आता है ना, एडियाबेटिक स्टॉप द हीट एक्सचेंज। अगर नहीं समझ में आता तो मैं लिख देता हूं, स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ हीट, इट इज द लिटरल मीन ऑफ एडियाबेटिक, स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ हीट। इसी वजह से डीक्यू क्या हो गया है, जीरो। अब आता है हमारा स्टार, वो कौन है आपको पता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल, ये स्टार है। ये है क्या, इसके बारे में जानना पड़ेगा। आप इतने बिल्कुल अलग है। साइक्लिक एडियाबेटिक में सारे एडियाबेटिक साइक्लिक थोड़ी होंगे। यहां तो कंडीशंस ऑफ P1 V1 T1 है,
इसमें तो हीट का मैंने कोई डिस्कशन ही नहीं किया आपसे। क्लियर ना? एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर कंडीशन लगा दो आप। एडियाबेटिक साइक्लिक, तो आप एडियाबेटिक साइक्लिक बोलना नहीं, साइक्लिक तो बाय डिफॉल्ट एडियाबेटिक नहीं हो सकता ना वो। इसमें हीट का एक्सचेंज होता रहे, लेकिन यहां जो है हीट का एक्सचेंज आपने टोटली बंद कर देना है। साइक्लिक प्रोसेस में वोल्स इंसुलेटर की जगह पे कंडक्टिंग ले सकते हो, कंडक्टिंग वोल्स। लेकिन जो एडियाबेटिक है वहां तुम्हें वोल्स ही बाय डिफॉल्ट ही कैसे लेके चलनी पड़ेगी, इंसुलेटर वोल्स, जिसका नाम ही एडियाबेटिक है। स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ हीट है बच्चे। हाँ जी बोलो बेटा। वो तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल है ना, उसमें मैंने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कार्नोट साइकिल का डिस्कशन कर लिया इसके अंदर। तो जब आप चेंज हो, इनिशियल और फाइनल बराबर होनी चाहिए बस। मैंने यहां स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं किया, साइक्लिक में स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं किया, लेकिन मैं एडियाबेटिक में तो कंडीशन लगाकर आ गया ना, स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ हीट। मैंने वहां तो कंडीशन लगा दी कि हीट का एक्सचेंज होना ही नहीं चाहिए। लो जी, अब मुझे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे काम करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं और इधर लिखता हूं मैं इरिवर्सिबल, इधर लिखता हूं रिवर्सिबल। अब पता आप जूलॉजी पढ़ रहे हो, वेरी गुड, चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो जी, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल को जान लें। ये मैं थर्मोडायनेमिक आपसे बात कर रहा हूं प्रोसेस की, ध्यान से सुनना बच्चे। इरिवर्सिबल, क्लियर? इसका मतलब सिर्फ फॉरवर्ड जाए जो, इरिवर्सिबल, क्लियर? या सिर्फ बैकवर्ड मतलब खत्म होने की तरफ जाए, टूवर्ड्स कंप्लीशन। जो सिर्फ टूवर्ड्स कंप्लीशन, क्यों मैं बताता हूं अभी, क्लियर? टूवर्ड कंप्लीशन जाए मतलब खत्म होने की तरफ जाए। रीजन क्या है? एक होता है ड्राइविंग फोर्स बच्चे, इसको गलती से भी ना इक्विलिब्रियम से मत जोड़ देना, तुम्हारे दिमाग में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आते तुम सीधे किससे जोड़ दोगे, इक्विलिब्रियम से। एक होता है ड्राइविंग फोर्स, ठीक है जी। दूसरा होता है अपोजिंग फोर्स, दूसरा आपके पास होता है अपोजिंग फोर्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लार्ज हो, उसको बोल देते हैं हम इरिवर्सिबल। लेकिन अब मैं थोड़ा सा टर्म को ऐसे लिखता हूं, इरिवर्सिबल की जगह पे रिवर्सिबल, जो दोनों डायरेक्शन में चले, जो दोनों डायरेक्शन में चले, कभी भी कंप्लीशन की तरफ जाए ना। तो मैं डेल्टा लिखूंगा, इसको बोलते हैं डिफरेंस। यहां लिखूंगा ड्राइविंग फोर्स, यहां लिखूंगा अपोजिंग फोर्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वेरी स्मॉल हो, मतलब यू मान के चलो कि इनफाइनाइट स्मॉल। मैं और वर्ड बदलता हूं, क्लियर? इनफाइनाइट स्मॉल। व्हेन यू वांट देन यू कैन चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना वेरी इजी है, डायरेक्शन चेंज करना वेरी इजी है। यू मानो कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे वो कैसे हैं जी? दोज ऑल आर इरिवर्सिबल। मेरे भाई, सीड से प्लांट से ट्री बन गया, उसी उसी ट्री को वापस सीड बनाना है, दैट इज इम्पॉसिबल। मैं तो कह रहा हूं आपके बारे में अपना और मेरा एग्जांपल ले लो यार। सिर्फ गजलें लिखी जा सकती हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, लुटा दो बचपन लुटा दो, कुछ नहीं होना ऐसा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कैसा प्रोसेस हुआ? इरिवर्सिबल। सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं या सन्नाटे में चले गए? अब गजल मत चला के बैठ जाना यार तुम लोग ना इमोशनल होकर। कहते वही अच्छा है, तो वो अच्छा है लेकिन वापस नहीं मिल सकता, उसके लिए परमानेंट चेंज लाने पड़ेंगे। लेकिन वही जिंदगी वापस मिलेगी नहीं। अब आप लोग मान लो चले गए और अगले जन्म में कॉकरोच बन के आगे, टेंशन ना हो जाएगी? तो पॉसिबल, हाँ कुछ भी हो सकता है आयुष यार, है? मेरे पे भी लग सकता है, तुम पे भी लग सकता है। तुमने अगर मेरे को ज्यादा दुखी किया तो पक्का कॉकरोच बनोगे तुम आगे। नहीं, मेरा तो बनना फिक्स ही है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ, है ना? तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम तो बच सकते हो। तो टूवर्ड्स कंप्लीशन, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में इतना खतरनाक डिफरेंस हो,
कि वो प्रोसेस हमने इरिवर्सिबल बोल दिया है। और अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो इनके दोनों के बीच में बड़ा छोटा डिफरेंस है। जब चाहो तब डायरेक्शन बदल दो। और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि ये रियल है, ये होते हैं दुनिया में, आप और मैं ही एग्जाम्पल। लेकिन ये जो रिवर्सिबल है, ये भाई साहब हाइपोथेटिकल है, सिर्फ सोचने में हो सकते हैं, रियल में एग्जिस्ट। मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा भाई, क्लियर। रिवर्सिबल रिएक्शन इस दुनिया में है, रिवर्सिबल प्रोसेस हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, होते नहीं है रियल में। अब सोचो, अगर कभी इरिवर्सिबल हो पाया, अगर कभी इरिवर्सिबल होता ही है, तो इससे जो वर्क मिलेगा ना, वो तुम्हें एक लिमिटेड सी अमाउंट मिलेगी। वर्क जो गेन होएगा ना, लिमिटेड सा अमाउंट वर्क गेन होएगा। लेकिन अगर तुम बात करो रिवर्सिबल की, तो तुम्हें पता है इससे वर्क तुम्हें मिलेगा, वो मिलेगा मैक्सिमम। कहते जी कैसे? मैंने कहा जिसका लाइफ ही इनफाइनाइट है। क्लियर? मैंने क्या बोला था, इसका लाइफ टाइम क्या है, ऊपर लिखा है ना लाइफ टाइम, इसका कितनी देर में खत्म होएगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये भाई साहब, क्लियर, चलते कितनी देर तक है? आपने कहा जी आगे पीछे चलते रहते हैं बस। तो इसका लाइफ टाइम कैसा है? इनफाइनिट। और जो इनफाइनिट टाइम तक चलेगा, उससे डब्ल्यू भी क्या मिलेगा? मैक्सिमम। इसका आपको फायदा क्या है? जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, पता है क्या करेगा? आगे जाकर क्वेश्चन बनाएगा, आगे जाकर क्वेश्चन बनाएगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। आपको यार मैक्सिमम वर्क, तो समझ लेना तुमने रिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करना है। और शायद जितने बच्चे मेरे साथ अभी क्लास में बैठे हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चों के पास रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला है। क्लियर? मैं लिखवा भी दूंगा थोड़ी देर में अभी। रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू -2.303 एनआरटी लोग P2 बाय P1 या V2 बाय V1। ये मैं भी लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूं कि अगर इरिवर्सिबल निकालना पड़ता है तो -P डेल्टा P एक्स डीवी है, डेल्टा वी है। लेकिन अगर रिवर्सिबल निकालना पड़ता है तो लोग की टर्म में फॉर्मूला है वो। तो लाइफ टाइम, इसका लाइफ इनफाइनाइट टाइम की है, तो डब्ल्यू क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो ये नहीं कहेगा रिवर्सिबल वर्क निकालो, पता है क्या बोल देगा? कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट। रिवर्सिबल वर्क नहीं बोल रहा, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क। समझ लेना रिवर्सिबल वर्क निकालना है। तो ठीक है जी। तो टूवर्ड्स कंप्लीशन, ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। अब आप पढ़ो इसको जल्दी से, क्योंकि मेरी तरफ से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बातें खत्म हो गई हैं। आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप डिस्कशन करो। ये लो, ये लो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो भी होएगा। नहीं नहीं, चलता है ना, हम तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं ना। हम तो टाइम पीरियड, पाथ भी तो अलग हो सकता है। मेरी बात सुनना, गया किस पाथ से, कोई जरूरी थोड़ी जिस पाथ से मैं गया हूं, क्योंकि वर्क तो पाथ डिपेंडेंट है ना बच्चे। अगर वो जिस पाथ से गया है, आया उस पाथ से नहीं है, तो वर्क तो मिल ही सकता है। आपको क्यों नहीं मिल सकता? ये कोई कंडीशन थोड़ी है कि आप फॉरवर्ड जिस पाथ से जाओ, बैकवर्ड उसी पाथ से आओ। वर्क तो मिल ही सकता है, और इनफाइनाइट टाइम तक जो काम करेगा उससे मैक्सिमम वर्क मिलना तो फिक्स है ही। कुंवर हो गया काम बच्चे? ये था। चलो, अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी हो गई, थर्मोडायनेमिक फंक्शन भी हो गए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी हो गए, रिवर्सिबल भी हो गया, इरिवर्सिबल भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरनल एनर्जी की। सुनते रहना बच्चे, इससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी को हमारी केमिस्ट्री वाले यू से भी लिखते हैं, और फिजिक्स में तुम यू भी लिखा दिखोगे ना, ई यू दोनों इसके सिंबल है। क्लियर? अब इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ
all kind of energies, all kind of energies, all kind of energies, ठीक है जी, जितनी भी तुम्हें समझ में आए हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो समझ में आए, क्लियर, जो तुम्हें समझ में आए, जितनी तुम्हें आती हो सारी एनर्जीज लिखते जाना, दैट इज द इंटरनल, सबका सम कर दो, वो है आपके पास इंटरनल एनर्जी। इवन ये मान के चलो कि कुछ की फिक्सिंग भी नहीं हो सकती है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसका कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं एनर्जीज जो आपके पास कैलकुलेट नहीं हो सकती, वो भी यहां जोड़नी पड़ेगी, क्लियर, एनर्जीज जिनका कैलकुलेशन हो जाए वो तो लिखनी है, क्लियर, और जिनका कैलकुलेशन नहीं हो पाए, कुल मिला के एनर्जी तो है, कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको कैलकुलेट नहीं कर पाते हम लोग, वो यहां कुछ बुक्स लिखती हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी इसमें जुड़ी है, कुछ बुक्स लिखती हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी इसमें नहीं जुड़ी है। कुल मिला के मेरे को समझ में आता है इंटरनल एनर्जी ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज का सम है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ओसिलेशन एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, जो जितनी एनर्जी तुम्हें समझ में आती है सब जोड़ देना है इसके अंदर आकर। लो जी, दूसरी बात, सारी दुनिया जानती है इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूं, आपको चेंज करवा सकते हो आप लोग, बता चुका हूं इसलिए गलत लिखने का राइट आ गया मेरे पास अब। हाँ एक्सटेंसिव होती है, ईजीएसएच बताया था ना, ईजीएसएच कोड याद रखना, ईजीएसएच, ठीक है। तीसरी बात, इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। वाई, रीजन है भाई, अभी तो बताया था। हाँ क्लियर ना, बिकॉज इसके अंदर सम ऑफ नॉन कैलकुलेटिव एनर्जीज भी हैं, इसीलिए अब एक फायदा हो गया हमें, क्या, हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर नो नीड ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा अगर चाहिए भी होती तो क्या कर लेते एक बात सोच के देखो ना, अगर आपको चाहिए भी होती तो आप कैलकुलेट तो कर ही नहीं सकते, और सबसे अच्छा भगवान ने कर दिया, भाई नीड ही नहीं है, नो नीड ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको अगर कैलकुलेट करना कभी पड़ेगा, क्लियर, इट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी, कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको जनरली एफएलओटी 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 लिखते रहेंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं कैलकुलेट सकता, बच्चों ने बता दिया कि ये कुछ नॉन कैलकुलेटिव वैल्यूज का सम है। थर्मोडायनेमिक्स में हमें एक बड़ा आराम है कि हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ही नहीं होती, हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज ही चाहिए होता है, क्लियर। फिर भी अगर इसको कैलकुलेट करना है, ई नहीं डेल्टा ई, क्लियर, डेल्टा ई कैलकुलेट होगी, किसकी हेल्प से होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से होगी। अगर इसको एक बार जल्दी से रीड करो, यूनिट यूनिट तो सबको पता है, एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट होगी, एनर्जी की यूनिट कैलोरी होगी, एनर्जी की यूनिट आपके पास ईवी होगी, जो भी जूल, कैलोरीज, ईवी, ये सब आपके पास यूनिट्स है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज है, कैलकुलेटिव, नॉन कैलकुलेटिव, एब्सोल्यूट इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते और नीड भी नहीं है। बोलो जी जल्दी से, 10:34 हो चुके हैं। स्टेट फंक्शन जो फर्स्ट एंड लास्ट, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। लो जी आगे बढ़ते हैं। मुझे इसके बाद
नंबर 2 थर्मोडायनेमिक एनर्जी सीखनी है, और नंबर 3 इसके पैरेलल में सीखनी है। इधर मैंने लिख दिया हीट, जिसको मैं क्यू से लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं वर्क, जिसको मैं डब्ल्यू से लिख रहा हूं। ठीक है जी, हीट एंड वर्क, इसका पहला पार्ट। अगर मैं हीट की बात करूं तो ये है क्या, इज अ इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर, हीटनेस और कोल्डनेस। वैसे इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने, अगर आपको याद हो तो, हमारी केमिस्ट्री में हम जीरोथ लॉ पढ़ाते नहीं है, फिर भी आपको पता होगा, हॉटनेस कोल्डनेस का कॉन्सेप्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। क्लियर है? बी, ध्यान से सुनना भाई, हीट के बारे में एक बात पता होगी आपको कि ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, और ईजीएसएच जो एच है ना, हीट हीट मतलब एंथैल्पी, वो इसी का पार्ट है। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज एक्सटेंसिव। ठीक है जी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास इसका साइन कन्वेंशन है, सुनो भी ध्यान से, जो अच्छी तरह से जानते हो। हीट अगर इवोल्व हो रही है, इवोल्व, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, क्लियर, इवोल्व लॉस हो गया, हीट एब्जॉर्ब हो रही है फायदा हो गया। सिंपल सा फंडा है बच्चे, हीट इवोल्ड लॉस, हीट एब्जॉर्ब फायदा, फायदा नुकसान देखोगे तो यहां लिख दोगे क्या, माइनस क्यू, यहां लिख दोगे प्लस क्यू। ठीक है जी, और लास्ट एंड फाइनल एक छोटी सी बात जो आपको काम करवाएगी कहां पर मेरे साथ, जब आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे। ध्यान से सुनना, जो इसका डी पार्ट है, ये मेरे पास जो हीट है, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पहले मैं आपको वर्क के बारे में बात करूं, मेरे साथ रहना और बात को सीखना। लो जी, इसका ए पार्ट, तो वही वर्क के बारे में तो डेफिनेशंस हैं। वर्क के बारे में तो आप जानते हो कि जब आप लिखना चाहते हो तो सारा स्टार्ट यहीं से होता है, एफ डॉट डी से, और सारे फॉर्मूले भी आपके पास यहीं से आ रखे हैं, सारे फॉर्मूले यहीं से आ रखे हैं। बी पार्ट, अगर मैं बात करूं वर्क के बारे में तो कॉपी पेस्ट कर देना, एनर्जी का ही तो दूसरा फॉर्म है ये, पाथ फंक्शन में तो कोई दिक्कत है नहीं, हीट का ही दूसरा फॉर्म है, तो ये भी मुझे एक्सटेंसिव। यहां मैं बात करूं सी पे जाकर, साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क, वर्क, ध्यान से सुनना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, लॉस हो गया। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। ठीक है जी, सिस्टम मान लो टीचर को, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, आजकल तो खत्म हो गया सिस्टम सारा, कहीं चलता हो डोंट नो। टीचर को आप लोग, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, टीचर को सिस्टम मान लो, तुम सराउंडिंग हो। क्लियर है? तो टीचर ने मान लो आप पे काम किया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, और डन बाय द सिस्टम, तो टीचर ने आप पे काम किया, तो टीचर को तो लॉस हो गया, और आप दूसरा सिस्टम हो, सराउंडिंग हो, तो आपको फायदा हो गया। तो आप पे हीट ट्रांसफर कर दिया उसने, वर्क ट्रांसफर कर दिया उसने, तो टीचर का लॉस आपका फायदा है, और आपका लॉस मेरा फायदा है। तो ऐसे करके इंटर कन्वर्जन चलते रहेंगे, यही हमारा चैप्टर का स्टार्ट था, यही हमारे चैप्टर का था। कभी टीचर से मार खाई है, थप्पड़ थप्पड़ खाया कभी? हाँ, तो ये देखो टीचर को कितना लॉस हुआ आपकी वजह से। मैं भी मजे आ गए थप्पड़ मारने में, क्या मजे आ गए, तो टीचर के मजे आ गए। वो तो बात ठीक है, लेकिन गेम तो फिर भी हुआ है ना। तो उसने थप्पड़ भी कोई अपने मजे के लिए थोड़ी मारा होगा तुम लोगों को, वो इसलिए मारा होगा ना कि भाई कुछ सीख जाए। लेकिन ठीक है, ये नया वाला सिस्टम ठीक है, इसमें एक्चुअल में ना बच्चे के साथ में फ्रेंडली रहना पड़ता है।
और इससे फायदा बड़ा हो जाता है बच्चे को ना, बच्चा अपनी बात कह पाता है प्रॉपरली, फ्रेंडली रहना ज्यादा अच्छा रहता है और फ्रेंडली ही होना चाहिए। इसमें बच्चा अपनी बात शेयर कर पाता है, हाँ जी मेरे को समझ नहीं आया तो नहीं आया, बात करता है, मैं डरने की क्या बात है इसमें, नहीं आया तो नहीं आया, सीखनी तो है? और ये मेरे पास ऑर्गेनाइज, ये मेरे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। कैसे है जी, मेरे साथ रहना पड़ेगा आपको इस लास्ट वाली लाइनों को समझने के लिए, फिर मैं फॉर्मूले बता दूंगा इसके, थोड़ा सा मेरे साथ टिको, मैं बताता हूं आपको। सुनो, देखो एक मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, और यहां आपके पास वही एक सिलेंडर है लेकिन पिस्टन लगा हुआ है। ध्यान से सुनते रहना, इसके अंदर गैस भरी हुई है एलपीजी, इसको प्लस क्यू हीट देना शुरू करो, एलपीजी सिलेंडर को हीट देना शुरू करो, और यहां प्लस डब्ल्यू, वर्क इज डन, यहां भी गैस भरी हुई है एलपीजी, इस पे भी वर्क, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये प्लस डब्ल्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ, लेकिन आपको पता है थोड़ी देर बाद ये पिचक जाएगा, इसका मतलब इसकी रेंडमनेस कम हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगा। और आपको पता है अगर किसी सिलेंडर को टेम्परेचर देना शुरू करो, टेम्परेचर देना शुरू करो, तो पिचकेगा क्या? हाँ, थोड़ी देर बाद ये क्या कर जाएगा, फट जाएगा। क्लियर? और आपके आसपास के लोगों को भी साथ में ले जाएगा, आप तो जाओगे जाओगे। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो अगर आपको समझ में आया तो प्लस क्यू किया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो जैसे ही प्लस क्यू किया ना, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, और जैसे ही प्लस डब्ल्यू किया तो ये भाई साहब ऑर्गेनाइज्ड हो गए, ये मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गए। तभी तो कभी आपने डेल्टा एस देखा हो, कभी भी क्यू बाय टी लिखते हैं, डब्ल्यू बाय टी कोई नहीं लिखता, जबकि दोनों में फर्क तो है नहीं, दोनों की यूनिट तो सेम है, दोनों की। ये डेल्टा एस एंट्रोपी है बच्चे, मैंने सिखाना है आपको, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक हम ले आएंगे इसको, कोशिश पूरी करेंगे। क्लियर ना? तो डेल्टा एस क्यू बाय टी है, डब्ल्यू बाय टी कभी भी नहीं है, क्योंकि रैंडमनेस का मतलब ही डिस्टरबेंस। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं सीखा था डिसोल्यूशन की एंट्रोपी क्या होती है? डिसोल्यूशन की एंट्रोपी पॉजिटिव, घोलना, मिक्सिंग। तो बच्चे डेल्टा एस ये रैंडमनेस, ये भी रैंडमनेस, जबकि डब्ल्यू क्या है? रैंडमनेस घटाना, प्लस क्यू रैंडमनेस घटाना। तो कुल मिलाकर डब्ल्यू बाई टी किसी बुक ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्यू रैंडमाइज्ड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सिर्फ ये बात प्रूव करने के लिए कि ये रैंडम फॉर्म है, ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, तभी हम डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी लिखते हैं, डब्ल्यू बाई टी कभी नहीं लिखते। कहां पे बच्चे? एंट्रोपी खुद भी तो अनऑर्गेनाइज्ड है ना पुत्र। एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस। रैंडमनेस के सामने रैंडमनेस ही लिखेंगे ना, रैंडमनेस के सामने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? अब मैं वर्क के थोड़े से फॉर्मूले आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। इसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा 10:55 तक आई थिंक ना, अगली क्लास 11 बजे होती है, 7 नंबर बैच जाएगा, हाँ ठीक है। और अभी टाइम हुआ है 12 मिनट है बच्चे, ध्यान से सुनो। तो इसके बाद मैं फर्स्ट लो शुरू ही कर दूंगा। सुनो जी, यहां मैंने लिखा जी फॉर्मूले, वर्क के फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले डब्ल्यू विदाउट डेरिवेशन लिखूंगा बच्चे, डब्ल्यू इरिवर्सिबल, डेरिवेशन की नीड इसमें है नहीं। क्लियर? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये जो डेल्टा वी है इसको आप समझोगे चेंज इन वॉल्यूम है, V2 माइनस V1 है। जहां जहां आपको दिक्कत आ सकती है ये माइनस है। क्लियर? ये इनडायरेक्टली समझने की बात क्या है, ये एक्सपेंशन वर्क है। क्लियर है? एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर फिर भी समझना है, कोई भी सिस्टम जब एक्सपेंड कर रहा हो, कोई भी सिस्टम जब एक्सपेंड कर रहा हो, कोई भी सिस्टम जब एक्सपेंड कर रहा हो, तो एक्सपेंड करने के ड्यूरिंग वर्क डन बाय द सिस्टम, किस पर? ऑन द सराउंडिंग्स, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। तो यहां मैंने कौन सा साइन लगा रखा है? माइनस का। पी एक्सटर्नल है,
इंटरनल की वजह से तो कभी होएगा कुछ भी नहीं ना। मैं फिर आपसे एक बात बोलने वाला था, आप तो ज्यादा स्मार्ट हो, फिजिक्स पढ़ते हो। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। क्लियर, ध्यान से सुनो। किसी बस में 60 लोग बैठे हैं, किसी बस में, आजकल तो वैलिड नहीं है, मान लो बैठे हैं, और अंदर से बस को धक्के लगाए जा रहे हैं बैठ बैठ के, सीटें उखड़ सकती हैं, बस नहीं चलेगी। क्या मानते हो, बस चल पड़ेगी? तो इंटरनल से तो कुछ नहीं होना। मेरे से बच्चे पूछते हैं वाई द पी एक्सटर्नल, तो मैं बच्चों को बताता हूं, अगर इनमें से दो लोग, 60 में से दो लोग, तीन लोग भी बाहर चले जाएं और पीछे से जाकर बस को धक्का लगाना शुरू कर दे, तो कम से कम बस हिल तो जाएगी। क्लियर ना? तो ये कहना था कि पी एक्सटर्नल डेल्टा वी में मतलब क्या निकला, पी इंटरनल नहीं, पी एक्सटर्नल इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल माइनस पी एक्स, और मेरे बच्चे ये फॉर्मूला यहीं से डराइव हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट डी से ही डराइव हुआ ये फॉर्मूला। कौन सा वाला? वर्क का फॉर्मूला, ये जो ड्राइव किया मैंने, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और डेल्टा वी मेरे पास क्या, और यहां जो वी टू माइनस वी वन, और यहां मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, जहां बच्चे फंसते हैं और पीएमटी में ढेरों बार आ चुका है, बच्चे ध्यान से सुनना, एटीएम इंटू लीटर, एटीएम इंटू लीटर, इसको मैंने जाउल्स में कन्वर्ट करना है। एक दिन मैंने पूछा भी था शायद आप लोगों से, तो आप लोगों ने जवाब भी दिया था, पता नहीं आप ही के बैच में था, कहाँ था, 101.3 से मल्टीप्लाई करना है, और इजी रखना है। यूनिट्स नीचे वैल्यूज देख लेना, इजी रखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 100 जाउल। लेकिन मुझे इससे डर लगता है हमेशा। क्लियर? बेस्ट रहेगा कि आप इसको एग्जैक्ट टर्म पे चलाओ, क्योंकि अगर ऑप्शन 400, 405, 410, 415 फिर मारे जाएंगे, तो 101.3 से ही चलाओ। तो 1 लीटर एटीएम में कितने जूल हो गए आपके पास? 100 जूल। डेरिवेशन हो सकता है बच्चे, 1 लीटर की जगह 1 एटीएम की जगह वैल्यूज पुट कर दो, तो वो 101.325 क्लियर जूल निकलता है। ओके, तो कुल मिलाकर अगर कहीं भी पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इनके यूनिट्स मेंशन कर रखे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको क्या करना, कैलकुलेट करना। क्लियर? अब थोड़ा सा और काम कर ले, इसी के नीचे काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इतनी जल्दी से पीछे छुड़ाने वाले नहीं है। मेरी केमिस्ट्री में चलते हैं अब हम लोग, ये तो थोड़ा सा फिजिक्स की बातें चल रही थी, हमारी केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन हो रही हो, कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही हो, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में गैस बन जाए, प्रोडक्ट आपके पास गैस हो, तो मान लो आपके पास सोडियम है, यहां वाटर है, यहां आपके पास 4 सोडियम है, 4 ही वाटर है, 4 ही NaOH बन गए, और 2 हाइड्रोजन बन गए। ठीक है जी? तो ये जो गैस फॉर्म में बना ना, तो इसी फॉर्मूले को, P डेल्टा V को माइनस डेल्टा NgRT, तो आपको पता चला मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा अब, W इरिवर्सिबल। W, ये फॉर्मूला तो मेरे काम का रहा नहीं, तो मेरा फॉर्मूला कौन सा मेरा फॉर्मूला कौन सा चलेगा अब, माइनस डेल्टा NgRT। तो बच्चे कहेंगे मुझे कैलकुलेट कैसे करना है, माइनस लगा, डेल्टा NG, सारे स्मार्ट हो, जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, और काफी तुमने इंप्रूवमेंट भी किए खुद के अंदर। क्लियर? टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा तो रूम टेम्परेचर ले लो, 298, जल्दी 300 केल्विन मेंशन करता है, क्योंकि टेम्परेचर से लड़ाई नहीं करवाता इस चैप्टर में। और आर की वैल्यू आंसर किस में निकालना है, जाउल्स में निकालना है, तो 8.314, लीटर एटीएम में निकालना है तो -2, 0.0831, 298। क्लियर? ये निकलेगा जूल में आंसर, ये निकलेगा लीटर एटीएम में आंसर। और अगर थोड़ा सा नजर मारो ना बच्चे, ये देखो 0.08 और 8, 100 का फर्क है इसमें, 100 गुने का फर्क है। देखो नजर मारो, क्लियर ना? 8 में, 8.3 में और 0.083 में 100 गुने का फर्क है यहां से यहां तक। तो कुल मिलाकर अगर कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा हो, 4Na, 4 वाटर, 4NaOH हाइड्रोजन, मास ऑफ सोडियम दे रखा है, तो 2H2 गैस बनी हाइड्रोजन, वो यहां पुट करोगे, आंसर निकालोगे। हाँ, थोड़ा सा हमारी केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, पी एक्सटर्नल मेंशन कर रखा होगा, वॉल्यूम का चेंज मेंशन कर रखा होगा, तो वहां हमें क्या निकालना पड़ेगा, W इरिवर्सिबल।
तो अगर आप थोड़ा सा भी फोकस्ड हो तो पहला फॉर्मूला ये रहा और दूसरा फॉर्मूला ये रहा, बस बात खत्म हुई। और मैं तो कह रहा हूं पूरे बोर्ड का 1 सेकंड में रिवीजन कर डालो, तो यहां आके रुक जाओ सिर्फ इस जगह पे, इस जगह पे। हाँ हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैस आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट साइड। वैसे डेल्टा लिखना नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड होते हैं ना, तो सिर्फ एनजी लिखकर काम बन जाएगा। एनजी लिखकर, डेल्टा तो मैंने वैसे रनिंग में लिख दिया, एनजी लिखकर काम चल जाएगा, प्रोडक्ट मोल्स इन द गैसियस स्टेट। करवाना ही पड़ेगा तभी आपके पास, मेरी बात सुनो ना बच्चे, ध्यान सुनो। इंटरनल से तो कुछ नहीं होता ना। सुन, यहाँ 1 ATM है, ठीक है, और यहाँ 0.9 ATM है, ठीक है। तो अब ये दबता चला गया, प्रेस प्रेस प्रेस, तो धीरे धीरे अंदर का प्रेशर बढ़ गया। लेकिन हम यूं समझे अंदर का बाहर का प्रेशर घट गया, तो वापिस से एक्सपेंड हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नली होएगा, इंटरनल कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसको मैंने सीधा, अब न्यूटन का फर्स्ट है कि सेकंड है, कौन सा लो है जिसमें हम कहते हैं ना कि हमें एक्सटर्नली इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, नहीं रुकी हुई तो रुकी रहेगी। फर्स्ट है कि सेकंड है, कौन सा लो है? फर्स्ट आई थिंक, फर्स्ट लो है ना। तो चल रहा है चलता रहेगा, रुक गया रुका रहेगा। क्लियर? तो इनर्शिया वाली कहानी है, इनर्शिया वाली। हाँ, अगर वो आपको बाहर का प्रेशर बढ़ाकर उसको एक्सपेंड की जगह कंप्रेस कर रहा है, तो माइनस हटा के प्लस हो जाएगा। वो तुम्हें नहीं करना, वो V2 माइनस V1 अपने आप ही माइनस आकर उसको प्लस बना देगा। तुम्हें इस फॉर्मूले से पंगा नहीं लेना, नो पंगा। फॉर्मूले से पंगा नहीं लेना तुमने। बस वो डेल्टा वी है ना बच्चे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है। तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। वी फाइनल इनिशियल है, इनिशियल मान लो 4 है, फाइनल 10 है, तो पक्का नेगेटिव आ जाएगा। इनिशियल 10 है और फाइनल 5 है, तो अपने आप ही माइनस आकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, ठीक है ना। बस इनिशियल फाइनल पे फोकस रखना है तुम लोगों ने। लो जी, डब्ल्यू रिवर्सिबल, इसमें तो तुम ही लोग एक्सपर्ट हो। -2.3 एनआरटी लोगेरिथम V2 बाय V1, ठीक है जी। टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लो, P1 बाय P2। इसमें भी करेक्शन है, समझ गए होगे आप। ये जो एनआरटी है ना बच्चे, एक चैप्टर है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन लिखी हुई है। तो पीवी, मान लो डेटा ही नहीं है, टेम्परेचर मेंशन ही नहीं कर रखा, मोल वोल दे ही नहीं रखे, टेंशन मत लो, प्रेशर वॉल्यूम लगाकर आंसर निकाल लो। और फिर मैं कह रहा हूं, अपनी तरफ से कोई भी माइनस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना तुमने। तुम्हारा माइनस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तुम्हारा माइनस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बात पे फोकस करना है कि ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो एक्सपेंड हो गया, माइनस टी का रहेगा। एक्सपेंड एक्सपेंड, अगर ये 2 है, ये 1 है, तो 1/2 हो गया। 2 पर लेके जाओगे तो माइनस प्लस होकर अपने आप ही ये क्या बन जाएगा? कंप्रेशन बन जाएगा। तुम्हें फॉर्मूला नहीं बदलना, मैं बार बार कह रहा हूं, नो चेंज इन फॉर्मूला। फॉर्मूले में करेक्शन की कोई भी वैलिडिटी नहीं है। आपके पास V1 है, V2 2 है, तो ये अपने आप ही क्या कर गया? एक्सपेंड कर गया। और अगर ये 2 है, ये अगर आपके पास 1 है, पता नहीं आप सुन भी पा रहे हो कि नहीं? वेरी गुड, तो कंप्रेस हो गया। फॉर्मूले में चेंज नहीं करना, नो चेंज इन फॉर्मूला। करोगे तो ऊपर जैसी शक्ल बनी है वैसी बन जाएगी, एंटी ग्रेविटी हेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। लो जी, क्लियर हुई बात ये वाली? बच्चे क्लियर? अब हम जा सकते हैं इसमें। मैं एक वर्क नहीं करवाता हूं, वो है एडियाबेटिक। उसमें गामा आ जाता है,
जिसका डिस्कशन मेरे आरपी असाइनमेंट बुकलेट में जीरो है, और ना ही हमारे पास किसी मेरे केमिस्ट्री के एग्जाम में, नॉन मेडिकल की बात नहीं कर रहा, मेडिकल के किसी भी एग्जाम में गामा एडियाबेटिक वर्क का एग्जाम्पल ही नहीं है। ठीक है जी। फिर वहां गामा आएगा, गामा आएगा तो फिर तुम्हें सीपी बाय सीवी निकालना पड़ेगा, पॉइजन वर्क। और जैसे ही सीपी बाय सीवी निकालोगे फिर मोनोएटमिक डायटोमिक पॉलीएटमिक गैस पे जाना पड़ेगा, फिर लीनियर नॉन लीनियर बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। फिर उसका जिक्र हमारे आरपी असाइनमेंट बुकलेट में कहीं भी नहीं है। एडियाबेटिक वर्क नहीं, बस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, बस। ठीक है जी। लो जी, अब आपका FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू हो जाएगा, तो वो जिक्र हम करते हैं, वो अगली क्लास में करना पड़ेगा मुझे। आप ना यूं करना, अच्छा मेरी ना यार, उन्होंने एक 25 पे वो लगा रखी है दूसरी वाली ना, एक 25 पे तो हम मिल ही नहीं पाएंगे, फिर भी एक 45। अब यहाँ कोई फिजिक्स वाले टीचर आए तो टिकोगे। फिजिक्स वाले सर ने पेपर का डिस्कशन कर लिया? चलो मैं फिजिक्स वाले सर से ही बात कर लेता हूँ, अगर वो एक 20 पे आ जाते हैं ना, लेकिन वो एक 20 पे आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं वो ना, हाँ आ सकते हैं वो। ओके, ठीक है। मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से भी, उनसे भी ना। तो इसका रिवीजन कर लेना बच्चे, मैं क्लास फ्री करूंगा, 1 मिनट ऊपर हो रहा है ना। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कल का पार्ट रहेगा, बता देता हूं मैं आपको, ये कल का पार्ट रहेगा। इसके साथ में 6-7 हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो बात बनेगी नहीं इसके बाद ना। इतने तुम्हें रिवीजन कर लेना है प्रॉपर, फिर हम सीधे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जंप कर जाएंगे कैलोरीमेट्री के बाद।